नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। न सिर्फ भारतीय बाजार बल्कि दुनिया भर के बाजारों में इस वक्त अस्थिरता का माहौल बना हुआ है और इस अस्थिर माहौल में आपको अपने निवेश को लेकर क्या बदलाव इस वक्त करने चाहिए, कैसी स्ट्रैटेजी है जो अभी आपको अपनानी चाहिए इस माहौल में। आज इसी पर हम मनी गुरु में बात करने जा रहे हैं और आपके निवेश को लेकर गाइडेंस देने के लिए आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो है वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे मनी गुरु शो में। तो हेमंत रुस्तगी से इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि आज शो में हम क्या कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। आज शो में हम खास चर्चा करेंगे अनिश्चित माहौल में आपको क्या निवेश स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। साथ ही हम जानेंगे अवधि और लक्ष्यों के मुताबिक आप सही फंड का चुनाव कैसे कर सकते हैं। इंडेक्स इंटरनेशनल फंड की खास तौर पर चर्चा करेंगे, उसमें निवेश के फायदे और नुकसान। साथ ही अभी निवेश के लिए कौन से बेस्ट डेट और इक्विटी फंड है, इस पर भी हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। आइए अब शो में चर्चा की शुरुआत करते हैं हेमंत रुस्तगी से। हेमंत जी, निवेशकों को इस अस्थिर माहौल में मुख्य तौर पर किन 4 बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? स्वाति, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इनफैक्ट पिछले 3-4 महीने में हमने देखा है कि मार्केट में काफी अस्थिरता रही है और उसका मुख्य कारण ये रहा है कि जो कोविड-19 से जब हमने देखा एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन हुई, इससे पहले हमने कभी नहीं देखा था कि पूरी दुनिया जो है एक लॉकडाउन में थी। और ऑब्वियसली अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारा जो लॉकडाउन था वो काफी, मुझे लगता है, स्ट्रिक्ट था कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो जाहिर सी बात है, जब देश में कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, लोगों को ये भी इशू था कि बिजनेस कैसे चलेगा, नौकरी कैसे होंगी। तो आई थिंक उसका जो पूरा का पूरा इम्पैक्ट जो हमने देखा मार्केट के अंदर, और हमने देखा कि बाजार तकरीबन 40% तक गिरा। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसी गिरावट पहले नहीं देखी, हमने इससे बड़ी गिरावट भी देखी है, लेकिन इतनी जल्दी इतनी गिरावट कभी हमने देखी नहीं। और मुझे लगता है काफी एक्सपीरियंस इन्वेस्टर ने भी शायद इसको देखा नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब आप सडनली देखते हैं इस तरह की गिरावट, एक तरफ तो अनिश्चितताएं हैं क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपका बिजनेस कैसे चलेगा, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपकी जॉब है कि नहीं, या क्या होने वाला है। ऊपर से आपके पोर्टफोलियो में जब इस तरह की गिरावट देखने को मिलती है तो काफी घबराहट होती है। वो नेचुरल सा एक फिनोमिनन है। बट फॉर्चुनेटली क्या हुआ, जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन अप होने लगी, काफी सारे देशों ने, इंक्लूडिंग हमारे देश में, फाइनेंशियल फिस्कल जो स्टिमुलस आए वो बाजार खुले और उससे हमने देखा कि बाजार जो है वो थोड़े ऊपर चलने लगे और करीब करीब हम 40-45% की रिकवरी हम कर चुके हैं। हाँ, हम पीक से अभी भी दूर है, लेकिन मुझे लगता है अभी उसमें कुछ 2-3 क्वार्टर का समय लगेगा। अब जहां तक इन्वेस्टर का सवाल है, वो देख रहे हैं कि इतनी गिरावट और इतनी हमने जो राइज देखा मार्केट के अंदर, अब अनिश्चितता इन्वेस्टर के दिमाग में ये है कि हम अभी करें क्या इस समय पे, कि हम अभी बने रहें पोर्टफोलियो में, इतनी रिकवरी हुई है, या क्या किया जाए। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया है सोच समझ के, अपने गोल्स को डिफाइन करके कि मेरे पास इतना समय है, आपको पता है कि कितनी एलोकेशन आपको इक्विटी में करनी है और आपने की है उस हिसाब से, और अगर मान लीजिए आपको कोई अनसर्टेनिटी का सामना फेस नहीं करना पड़ रहा। देखिए, अगर कोई अनसर्टेनिटी आती है, आपको ये डर है कि मेरी जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी, या पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तब बात अलग है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर मैं चाहूंगा कि हम अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू रखें। यकीन मानिए कि जब 3-4 क्वार्टर के बाद अगर यहाँ से इकोनॉमी सुधरती है, तो जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमें ये एक बड़ी करेक्शन दिखेगी। काफी रिकवरी हम देख चुके हैं। तो मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी इन्वेस्टर, स्पेशली अगर आपको फाइनेंशियली कोई अगर इशू नहीं है, अगर आपने ये वॉलेटिलिटी का पूरा दौर देख लिया है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करें। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपने अपना गोल्स को डिफाइन किया हो, आपको टाइम होराइजन की क्लैरिटी हो, और आपका जो एसेट एलोकेशन है वो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, यानी आपका जो टाइम होराइजन है उसके हिसाब से, अगर वो सब किया है तो फिर आप डेफिनेटली अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू कीजिए। एक एक करके स्टेप वाइज बात करते हैं हेमंत जी। अब जो तमाम बातें आपने अभी कही हैं निवेशकों के लिए, सबसे पहले निवेश अवधि और लक्ष्य। निवेश अवधि मतलब जिन लोगों के अभी या तो गोल रियलाइज होने वाले हैं या फिर उन्होंने अभी अपने किसी लक्ष्य की शुरुआत की है, तो निवेश अवधि और लक्ष्य को किस हिसाब से इस वक्त बांटना चाहिए एक निवेशक को इस अस्थिर माहौल में?
देखिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपके जो निवेश लक्ष्य हैं, जो आपके गोल्स हैं, जब आप वो डिफाइन करते हो तो अपना जो कितना समय है, टाइम होराइजन भी डिफाइन करते हो, उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि किस तरह की आपकी एसेट एलोकेशन होनी चाहिए, कितना पैसा इक्विटी में जाएगा, कितना पैसा डेट में जाएगा, किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और हर एसेट क्लास में आप कौन सी ऑप्शन लेंगे। अगर जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू कीजिए। लेकिन अगर आप उस सिचुएशन में हैं कि आपको लगता है कि अगले 1 या 2 साल में आपकी कुछ गोल जो है वो उनका टाइम होराइज़न पूरा होने वाला है, तो वो थोड़ा-सा सिचुएशन जो है वो ट्रिकी है। तब आपको अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि अगर आप मान लीजिए इक्विटी में हैं और आपने वो एलोकेशन चेंज नहीं किया, क्योंकि हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि जब भी आप अपने गोल के 1 या 2 साल नज़दीक तक पहुँचो, तब अपना एलोकेशन जो है थोड़ा-थोड़ा डेट में बढ़ाते रहो, ताकि जो भी आपने गेन्स बनाए हैं उसको आप प्रोटेक्ट करो। अगर आपने ऐसा नहीं किया है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम अभी जो लेवल आपने देखा था उससे काफ़ी नीचे हैं, तो फिर मैं चाहूँगा कि आप उसमें बने रहें। अपने पोर्टफोलियो को देखिए, उसमें जो दूसरी इन्वेस्टमेंट है, जो डेट में हो या एफडी हो या चाहे किसी और गोल के लिए भी हो, जो शायद थोड़ी दूर हो अभी, तो उसका पैसा आप अपने इस गोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। सिर्फ ये देख के कि मुझे 1 या 2 साल में पैसा चाहिए, पैनिक सिचुएशन में अगर आप पैसा निकालेंगे तो नुकसान होगा। आप अपने पोर्टफोलियो को देखिए, यकीन मानिए कहीं न कहीं आपको उसमें कोई मौका मिले दिखेगा कि आप इस पोर्टफोलियो को टच ना करके कहीं और से पैसा निकाल लीजिए। दूसरी बात, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरुआत कर रहे हैं अभी, तो फिर जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये लेवल जो है रहेंगे नहीं। आगे जाके जैसे-जैसे इकोनॉमी सुधरेगी, जैसे-जैसे मार्केट अच्छी होंगी, ब्रॉड बेस्ड होंगी, आगे जाके हम देखेंगे इकोनॉमी की जो परफॉर्मेंस वो सुधरेगी और मार्केट की परफॉर्मेंस भी सुधरेगी। तो अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, आपको पता है कि मेरे पास 10-15 साल का समय है, तो फिर शुरुआत तो आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो गोल्स हैं आपके लॉन्ग टर्म का करने का फ़ायदा यही है कि आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके पास समय है, तो फिर आपको मार्केट लेवल की चिंता नहीं करनी। इनफैक्ट आपने सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट की बात की और एसआईपी को लेकर कई दर्शक हमसे सवाल पूछते हैं कि अभी इतना टाइट सिचुएशन है लोगों के लिए कि जरूरत की जो तमाम खर्चे हैं, जरूरत के रोजाना खर्चे हैं, उनको पूरा करना ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में एसआईपी का क्या किया जाए? एसआईपी को किस तरीके से मैनेज इस टाइम पे किया जा सकता है? कई लोगों के हो सकते हैं कुछ इंस्टॉलमेंट्स, मंथली इंस्टॉलमेंट्स एसआईपी के मिस हो गए हो, तो उसकी भरपाई कैसे की जाए? और अनिश्चित बाजार में एसआईपी रोकना क्या एक एडवाइजेबल कदम माना जाएगा? जी नहीं, देखिए एडवाइजेबल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हो तो आप इसलिए करते हो क्योंकि उसके 2 कारण होते हैं। एक तो आप चाहते हो कि छोटी-छोटी रकम से आप एक बड़ी रकम बनाएँ, कॉर्पस बनाएँ। दूसरा, आप नहीं चाहते कि आपका सारा पैसा जो है एक लेवल पे जाए। और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मकसद ये होता है कि आप अलग-अलग लेवल पे इन्वेस्ट करें, तो वोलेटिलिटी जो है, स्पेशली जो सबसे बड़ा फ़ियर होता है हमारे माइंड में, उसका जो इम्पैक्ट है आपके पोर्टफोलियो पे कम से कम पड़े। अब ये तो है एक आइडियल सिचुएशन कि आपको नहीं रोकना चाहिए। लेकिन हमें ये भी पता है कि इस पैंडेमिक के दौरान काफ़ी लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन में काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। अगर आप उनमें से हैं जिनको, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आपको लगता है कि आगे जाके शायद जॉब रहे ना रहे या हो सकता है सैलरी कट हो रही हो, ऐसा कुछ सिचुएशन है और आप एसआईपी कम अभी आप नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हो, तो देखिए 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पे। आपको रोकने की ज़रूरत नहीं है। आजकल म्यूचुअल फंड में आपके पास एक ऑप्शन है कि आप एसआईपी को पॉज़ कर सकते हो। क्योंकि जब आप रोकते हो तो उसको शुरुआत करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप 3 महीने, 6 महीने के लिए पॉज़ करते हो, तो आपको पता है कि मैंने अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, सिर्फ़ कुछ समय के लिए मैंने उसको रोका है, वो इसलिए रोका है क्योंकि आज मुझे फाइनेंशियली कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। तो आप बजाय इसके कि आप रोकें, उसको पॉज़ कीजिए, बट जैसा मैंने कहा आइडियली आपको नहीं करना। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा, कभी-कभी क्या होता है सिचुएशन से हम घबरा के सबसे पहला हम काम करते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट को रोक देते हैं। तो मैं फिर डेफ़िनेटली चाहूँगा कि हर निवेशक जो है अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को समझे। अगर आपकी जॉब को, अगर आपके जो आप काम कर रहे हैं उसमें कोई खतरा नहीं है, आपकी इनकम में कुछ इश्यू नहीं होने वाला है, तो फिर कोई कारण नहीं है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को रोकें। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी इन्वेस्टमेंट का, वो है इमरजेंसी फंड। अगर आपने इमरजेंसी फंड बनाया है 6 महीने का, तो आपको कोई इश्यू नहीं है। अगर आपने नहीं बनाया है, तो मैं चाहूँगा कि अपनी एसआईपी को पॉज़ करने के बाद जब शुरुआत करें, तो सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड बनाइए, क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी किसी वक़्त और किसी भी कारण से आ सकती है। तो फिर मैं चाहूँगा कि पहले उसको आप प्रोटेक्ट करें, फिर अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू करें। ओके, यहाँ पर आपने
कुछ देर पहले चर्चा की थी एसेट एलोकेशन की। एसेट एलोकेशन इस समय में कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? मतलब एक ही एसेट में बहुत सारा अपना पैसा पार्क करना कभी भी समझदारी नहीं रही और अनिश्चित बाजार में तो बिल्कुल भी नहीं रही है। एसेट एलोकेशन अगर हम इस पर्टिकुलर करंट सिचुएशन में समझें तो आपको क्या लगता है हेमंत जी, कौन से एसेट में इस वक्त फोकस ज्यादा करना चाहिए निवेशकों को? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, एसेट एलोकेशन तो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है और जरूरी नहीं कि उसको हम अपने मार्केट कंडीशन से लिंक करें। जैसा मैंने पहले भी कहा कि एसेट एलोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप अपने गोल्स को डिफाइन करते हो और फिर उसके हिसाब से एसेट एलोकेशन करते हो तो होता क्या है कि आपका लॉन्ग टर्म का पैसा इक्विटी में जाता है, आपका मीडियम का जो पैसा है, मीडियम टर्म का जो पैसा है वो आपके हाइब्रिड जैसे पोर्टफोलियो में जाता है और शॉर्ट टर्म का डेट में जाता है। तो अगर आप आज की सिचुएशन में आप लॉन्ग टर्म गोल के लिए अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता है आपके पास समय है, तो इसलिए एसेट एलोकेशन तो हमेशा इंपॉर्टेंट है। इस समय पे भी अगर आप मान लीजिए अपना और एसेट एलोकेशन आप करना चाहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने पहले अपने पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन नहीं किया तो अभी कीजिए। अब अपने गोल्स को डिफाइन कीजिए। अब देखिए कि किस गोल के लिए कितना समय है, किस गोल के लिए कितना पैसा चाहिए और किस तरह की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। क्योंकि एसेट एलोकेशन से दो इंपॉर्टेंट चीजें बाहर निकल के आती हैं। एक तो ये वो डिफाइन करता है कि आपके पोर्टफोलियो में रिस्क है, रिस्क कितना होगा, क्योंकि अगर इक्विटी में ज्यादा है तो ज्यादा रिस्क होगा लेकिन पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। गलती हम क्या करते हैं कि हम जब एसेट एलोकेशन नहीं करते तो मार्केट जब खराब है तो पूरा पैसा डेट में डाल देते हैं, मार्केट जब अच्छा है तो पूरा पैसा इक्विटी में डाल देते हैं। इसको अवॉइड करने का एक ही तरीका है, अपने एसेट एलोकेशन को आप मेंटेन कीजिए। जैसा मैंने कहा, एक तो आपका रिस्क डेफिनेटली कम होगा, दूसरा ये आपको बताएगा कि रिटर्न के बारे में आपकी एक्सपेक्टेशन कैसी होगी। जैसा आपका एसेट एलोकेशन होगा वैसे आपको रिटर्न मिलेगी, तो जो बाद में डिसअपॉइंटमेंट होती है वो नहीं होगी। तो मार्केट कंडीशन से मत जाइए, अपनी रिक्वायरमेंट से जाइए। जब आप अपनी रिक्वायरमेंट से एसेट एलोकेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट सारे एसेट क्लासेस में बनी रहेगी, डेट में बनी रहेगी, इक्विटी में बनी रहेगी, कुछ हिस्सा अगर आपने गोल्ड में डाला तो गोल्ड में बनी रहेगी और कोई ना कोई एसेट क्लास किसी ना किसी वक्त पे अच्छी तरह से काम करती है। तो पोर्टफोलियो का जो वो हिस्सा है उसको डेफिनेटली उस मूवमेंट से फायदा होगा। तो निवेश की कौन सी कैटेगरी इस वक्त सही है, हम कैटेगरी भी डिस्कस करेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे सोने में निवेश की, क्योंकि सोना छू रहा है नई नई ऊंचाइयां, उसमें निवेश का सही तरीका क्या हो सकता है। और थोड़ा सा जो डिस्कशन वो रहेगा इंटरनेशनल फंड के फायदे और नुकसान पर भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तुरंत लौटते हैं। देखते रहिए मनी गुरु। अनिश्चित बाजार में क्या हो निवेश स्ट्रैटेजी, यही हम बात कर रहे हैं आज मनी गुरु में। हमारे साथ है हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी, अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि निवेश की कौन सी कैटेगरी है इस वक्त सही। एसेट एलोकेशन की इंपॉर्टेंस आपने बताई कि सही कैटेगरी में सही एलोकेशन होना जरूरी है, लेकिन हम जैसे देख पा रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप में रैली का दौर नजर आ रहा है। तो अनिश्चितता की इस उलझन से बचने के लिए कौन सी कैटेगरी के फंड सही हैं? आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है। जैसे मैंने बात की एसेट एलोकेशन, मतलब इक्विटी की बात करते हैं अगर मान लीजिए, तो इक्विटी में भी अलग अलग सेगमेंट है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। इक्विटी बाय नेचर जो है वो एक एग्रेसिव एसेट क्लास है। कभी कभी हम गलती क्या करते हैं कि बहुत सारा एलोकेशन मिड कैप स्मॉल कैप में कर देते हैं, उससे क्या होता है पोर्टफोलियो ज्यादा एग्रेसिव होता है। ये बात सही है कि लॉन्ग टर्म में मिड कैप स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस जो अच्छी रहती है, लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाना कोई गारंटी नहीं है कि आपको रिटर्न जो है बेहतर मिलेगी। तो मेरा हमेशा ये मानना है कि 60-65% पैसा जो है आपका लार्ज कैप में होना चाहिए और बाकी पैसा जो है मिड और स्मॉल में होना चाहिए, और उसमें भी मिड कैप जो ऑलमोस्ट 60-65% एलोकेशन आपका उसमें होना चाहिए। तो आपका पोर्टफोलियो जो है बायस होना चाहिए लार्ज कैप में। तो ये तो हो गई इक्विटी की बात। अगर आप डेट की बात करते हैं तो डेट में डेफिनेटली देखिए, हमने पिछले 1 साल में देखा कि काफी सारे चैलेंजेस आए हैं, क्रेडिट रिस्क इवेंट भी हुए हैं और बहुत सारी इन्वेस्टर्स को नुकसान भी हुआ है, उनको थोड़ा सा डर भी लगा है। लेकिन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेट फंड्स की नेचर को समझना और किस तरह के फंड अच्छे रहेंगे। इस समय पे अगर किसी इन्वेस्टर को डेट फंड में इन्वेस्ट करना है तो मुझे लगता है, जो स्पेशली मैं 3 से 5 साल के टाइम होराइजन की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, लिक्विड फंड है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो एक तो ऑब्वियसली अगर 3 साल का होराइजन है तो शॉर्ट टर्म कैटेगरी के फंड्स होते हैं, या उससे थोड़ा लंबा समय अगर आपके पास है तो बैंकिंग एंड पीएसयू फंड। जैसा कि नाम से पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट जो है बैंकिंग और पीएसयू में होती है। और दूसरे जो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में स्पेशली हमने देखा है कि जो क्वालिटी है एसेट्स की बहुत अच्छी रहती है उसके अंदर। तो ये 2 कैटेगरी हैं जिनमें इस समय आप डेट फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तीसरा, जैसे हमने कहा, आपके पोर्टफोलियो में
गोल्ड हो सकता है। अब गोल्ड के लिए कितना एलोकेशन हो वो एक इंपॉर्टेंट सवाल है, वो हर इन्वेस्टर को अपनी पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से देखना होगा, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि गोल्ड में काफी अच्छा रन हमने देखा है तो फिर हम बाकी एसेट क्लासेस को छोड़ के गोल्ड में चले जाए। आई थिंक इस चीज का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, स्पेसिफिकली नया निवेशक है तो आप मल्टी कैप फंड के बारे में क्या राय देंगे हेमंत जी? क्योंकि इस वक्त जो अलग अलग कैटेगरीज को अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं, उसको अच्छे से देखते हैं, तो शायद ये कैटेगरी है जहां पर थोड़ा बहुत निवेश सही हो सकता है एक निवेशक के लिए। जी बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि आपके पोर्टफोलियो में जो बायस है वो लार्ज कैप पे होना चाहिए और तीनों सेगमेंट होने चाहिए। तो ज्यादा जो है, स्पेशली मैं उन इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं जो अपने पोर्टफोलियो को बहुत एक्टिवली मैनेज नहीं करते हैं, तो उसको आप एज एन इन्वेस्टर आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि लार्ज कैप में कैसे डालें, मिड कैप में कैसे डालें, स्मॉल कैप में कैसे डालें। वहां पे जो मल्टी कैप फंड्स हैं मुझे लगता है बहुत ही एक्चुअली अच्छी ऑप्शन बन के सामने आई है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है। तो उसके अंदर क्या होता है कि एक तो फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि लार्ज कैप में, मिड कैप में थोड़ा बढ़ाना तो बढ़ा दे, और ऐसे फंड है जिनका हमको पता है कि बायस जो है वो लार्ज कैप पे रहता है, तो उस तरह के जो फंड लेते हैं तो आपको तीनों मार्केट के सेगमेंट में आपको एलोकेशन मिलती है। और जब ऐसा होता है तो आप देखते हैं कि आपको खुद बदलाव करने की जरूरत नहीं है, फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे जब भी उनको एलोकेशन चेंज करनी होती है तो वो कर देते हैं। तो मुझे लगता है बिल्कुल सही है इस समय पे, स्पेशली वो इन्वेस्टर जो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि किस तरीके से अपनी एलोकेशन की जाए, वहां पे जो मल्टी कैप फंड जो है वो काफी अच्छी ऑप्शन है इन्वेस्टर्स के लिए। कौन से फंड्स रेकमेंड करेंगे हमारे दर्शकों को मल्टी कैप कैटेगरी के, हेमंत जी? जी देखिए, कुछ फंड मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ। एक कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप है, काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। एक्सिस फोकस 25 जैसा कि नाम से पता चलता है मल्टी कैप फंड है, लेकिन फोकस स्ट्रेटेजी है, यानी कंसंट्रेटेड बेट्स लेता है, जो कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप से थोड़ा अलग है। एक और फंड है एसबीआई फोकस इक्विटी फंड, ये भी एक ऐसी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं जहाँ पे कंसंट्रेटेड बेट्स होती है, लेकिन सेक्टर के लेवल पे जो है अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलती है। और एक और फंड है जो एक्चुअली मल्टी कैप में नहीं है लेकिन लार्ज एंड मिड में हम बोल सकते हैं, मेरा ही इमर्जिंग इक्विटी फंड, जो एक काफी अच्छा फंड रहा है, इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। इस फंड में सिर्फ आप एसआईपी के द्वारा ही इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये 4 फंड है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको चारों फंड में डालना है। जैसा मैंने कहा, हर एक की स्ट्रैटेजी अलग अलग है, जो स्ट्रैटेजी आपको सुटेबल हो, जिस तरह का आपका टाइम होराइजन हो, उसके हिसाब से इन फंड का आप सिलेक्शन कर सकते हो। ओके, अब हम जरा गोल्ड की तरफ अपना जो फोकस है वो शिफ्ट करते हैं। करना जरूरी भी है क्योंकि सुरक्षित निवेश की मांग काफी बढ़ गई है इस अनिश्चित माहौल के चलते। तो गोल्ड में निवेश का कौन सा तरीका आपको पसंद है और आप रेकमेंड करेंगे कि हाँ, सोने में निवेश करना है तो इसी तरीके से करें? ठीक है स्वाति, अगर आप एज एन इन्वेस्टर बहुत क्लियर हैं कि आपको गोल्ड में एलोकेशन करना ही है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि गोल्ड की जगह है पोर्टफोलियो में, कितना एलोकेशन होना चाहिए वो डिपेंड करेगा अगेन आप किस तरह का पोर्टफोलियो बना रहे हैं, आप अपने पोर्टफोलियो बिल्डिंग के किस स्टेज पे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर आपने डिसाइड किया कि हमारा कुछ पैसा जो है अगर गोल्ड में होना ही चाहिए, तो पहली बात तो ये कि फिजिकल गोल्ड में डेफिनेटली आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे इश्यूज हैं। प्योरिटी का इशू होता है, सेफ्टी का इशू रहता है, मेकिंग चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस हैं वहां पे। फिर आपको जो अगर देखना है पेपर गोल्ड जैसा हम बोलते हैं उसमें, तो उसमें आपके पास 2-3 ऑप्शन है। एक गोल्ड सेविंग फंड रहते हैं म्यूचुअल फंड के, एक गोल्ड ईटीएफ रहते हैं, और एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो है सरकार के। तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी ऑप्शन जो है वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है। उसका कारण ये है, एक तो अगर आप उसको होल्ड करते हैं मेच्योरिटी तक, तब आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं पे करना है। वहां पे आपको 2.5% इंटरेस्ट मिलता है, जो टैक्सेबल है जरूर, लेकिन एटलीस्ट गोल्ड जब आप होल्ड करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको वहां पे इनकम मिलती है। ना आपको प्योरिटी का चिंता करनी है, और उसको आप अपने डीमैट के तरीके से भी रख सकते हैं। तो आई थिंक सबसे बेहतर ऑप्शन है अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, वो सॉवरेन गोल्ड फंड बॉन्ड्स है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक बेहतरीन तरीका है निवेश करने का। 8 साल का लॉक इन इसमें होता है और 2.5% तक का ब्याज इस वक्त सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में मिल रहा है। अब इम्पोर्टेंस हम जानेंगे इनफैक्ट इंटरनेशनल फंड्स की भी, हेमंत जी, क्योंकि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता जा रहा है, लोगों का रुझान इंटरनेशनल फंड की तरफ भी जा रहा है। इंटरनेशनल फंड के इस माहौल में फायदे और नुकसान दोनों को आप जरा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन्वेस्टमेंट का। जब हम
जैसे हमने पहले बात की डाइवर्सिफिकेशन की, तो डाइवर्सिफिकेशन ज्यादातर इन्वेस्टर कैसे करते हैं? वो करते हैं डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करके। जैसा हमने बात की, गोल्ड में पैसा कितना हो, डेट में कितना हो, इक्विटी में कितना हो, तो ये एक तरीका है अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लाने का। दूसरा एक तरीका यह है कि हम ज्योग्राफिकली अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट सिर्फ अपने देश में ही नहीं, बाकी दुनिया के जो दूसरे देश हैं वहां पे भी इन्वेस्ट करें। तो उससे क्या होता है, देखिए हर इकोनॉमी की अपनी स्ट्रेंथ होती है, जो चीजें शायद हमें अपनी इकोनॉमी में नहीं मिलती वो वहां मिल जाए। तो और फॉर्चुनेटली क्या है, आपके पास आज बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके द्वारा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड जो है फंड ऑफ फंड आपको ऑफर करते हैं, और ये जो फंड ऑफ फंड है वो दूसरा जो फंड है इंटरनेशनली उसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस समय पे जैसे अगर हम देखें तो ऐसे फंड हैं जो यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे फंड हैं जो यूरोपियन मार्केट, ब्राजील, चाइना, एशियन मार्केट्स, इनमें हर तरह के, और कमोडिटीज, हर तरह के फंड आपको मिलेंगे। तो अगर आप ये समझते हैं कि इंटरनेशनली इन्वेस्ट करने से आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन सही मिलेगा, मेरा मानना है कि कुछ ना कुछ हिस्सा आपके पोर्टफोलियो का इंटरनेशनल फंड्स में हो सकता है, लेकिन उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो, जो काफी समय से इन्वेस्ट कर रहे हो। नए इन्वेस्टर्स को मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि इंटरनेशनल फंड में जाए। एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है, बड़ा पोर्टफोलियो है, डेफिनेटली कुछ हिस्सा आप कंसिडर कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि हम इन्वेस्ट कहाँ करें। पिछले अगर मैं 1 साल में देखूं तो कुछ ऐसे फंड्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही है, जैसे ब्राजील के जो फंड्स हैं उनकी नेगेटिव रिटर्न है, एशियन मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, यूरोपियन मार्केट में जो फंड जो इन्वेस्ट करते हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। यूएस मार्केट ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जैसे हमने देखा किस तरह का फिस्कल स्टिमुलस वहां पे सरकार ने दिया है। यूएस मार्केट की रिकवरी जो है बहुत ही शानदार रही है। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आप शुरुआत जो है यूएस मार्केट से कीजिए, और वहां पे मैं 1-2 फंड रिकमेंड कर देता हूं, जैसे आईसीआईसीआई का एक यूएस ब्लू चिप फंड है और फ्रैंकलिन का यूएस अपॉर्चुनिटी फंड है। ये 2 फंड हैं जिनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। तो मैं चाहूंगा कि आप शुरुआत जो है वो यूएस से करें, और फिर अगर थोड़ा एलोकेशन बढ़ाना चाहें तो फिर दूसरे ऑप्शन को देखें आप। तो अनिश्चित बाजार में किन 4 बातों का आपको मुख्य तौर पर ध्यान रखना है, जिसका जिक्र हेमंत जी ने भी किया, वो ये है कि आपकी निवेश अवधि, आपका जो लक्ष्य है उसको आप इंटैक्ट रखिए, उसके साथ कोई छेड़छाड़ मत कीजिए। एसआईपी को रोकने की गलती यहां पर नहीं करनी है। एसेट एलोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एसेट क्लास में अपने निवेश को इस वक्त डाइवर्सिफाइड रखिए, निवेश जारी रखिए, और किसी भी दिक्कत आने पर अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस जरूर कीजिए। बहुत शुक्रिया हेमंत जी हमारे साथ मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में शामिल होने के लिए। तो मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस।